जैसा कि केबीसी नैनो प्रकाशन का जो 20 मॉडल सेट दिए गए हैं टोटल, वो हम देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने 1 to 10 जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके बाद इसी में जो है 20 मॉडल सेट ऑफ करंट अफेयर के दिए गए थे, जिसमें 1000 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में थे, तो वो भी हमने कर लिया है ना। तो वो भी चैनल पर डली हुई है, अगर नहीं देखा है आपने तो देख सकते हैं। चलिए इसमें हम मॉडल सेट नंबर 11 करेंगे और इसका जो है आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है गलत है, ये पूछा गया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार शाह सूजा था। तो शाह सूजा नहीं, यहाँ पे मुर्शिद कुली खां होना चाहिए था, है ना। कौन था? तो आपका मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है स्टेटमेंट कि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। तो 1764 में बंगाल वो बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद जो है आपका इलाहाबाद की संधि होगी, जिसके तहत मुगल शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी देनी पड़ेगी और इसी में बिहार भी रहेगा, है ना। तो ये सही है। अगला स्टेटमेंट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को, किसको? तो मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसे? तो मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। और पूछा क्या गया है? गलत, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत में सभी सिविल सेवा नियुक्तियां जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन में की गई थी? तो ये 1853 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को सोसाइटी ऑफ ट्रेड के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करने का एक अधिकार नहीं था? तो ये तंबाकू, नमक, सुपारी का था और कपड़ा का नहीं था। अगला है, मुगल प्रशासन में इजरा की प्रथा क्या होती थी? तो उच्चतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व की खेती करना। अगला है, प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला कौन था? तो प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले किसके द्वारा लगाई गई थी? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लगाई गई थी 1799 में, है ना। और लीटन कब आया था इसने लेके अपना जो वर्नाक्यूलर एक्ट है उसको लेके आया था 1878 में। वर्नाक्यूलर एक्ट वो भी इसी से संबंधित था, लेकिन पहला पूछा जाए तो लॉर्ड बेलेजली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन अंततः सफल होता है? तो ये मुअज्जम हो जाएगा। और औरंगजेब की मृत्यु कब होगी? 1707 में। अगला है, डैश के अनुसार यानी किसके अनुसार बहादुर शाह अपने राज्य कार्य में इतना लापरवाह था कि उसे लोग क्या कहते थे? साहेब बेखबर कहते थे। किसको? तो बहादुर शाह को। ये किसके अनुसार है? खफी खां के अनुसार। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार करिए और बताएं कि कौन सा मिलान सही है। तो जैसा कि दिया है बहादुर शाह, तो बहादुर शाह को क्या कहते थे? साहिब बेखबर। फर्रुख शेर को क्या कहते थे? तो घृणित कायर, है ना। तो ये हो गया हट के। अब आपका जहांदर शाह, तो जहांदर शाह को क्या कहते थे? लंपट मूर्ख कहते थे। रंगीला किसे कहते थे? तो मोहम्मद शाह को कहते थे। तो ये आपका क्या है? कोई भी सुमेलित नहीं दिखाई दिया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी सुमेलित नहीं थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि से मालवा का सूबेदार बनाया था? तो ये किसको? ये हो जाएगा आपको जहांदर शाह, है ना। अगला है, अंततः किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो अंततः देखें तो मोहम्मद शाह ने समाप्त किया था। अच्छा, अकबर का पूछा जाता है तो अकबर ने 1564 में किया था, ठीक है, अकबर के द्वारा। और आपका औरंगजेब ने पुनः कब स्टार्ट किया था जजिया कर? तो औरंगजेब के द्वारा जो है आपका कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1679 में किया गया था। अगला है, बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कब इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी? तो अगस्त 1765 में हुआ था। 2 संधियां हुई थी वैसे इलाहाबाद की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 1765। अगला है, अपनी अमीनी समिति, है ना, अमीनी समिति का संबंध किससे है? तो ये भू राजस्व और अकाल से है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को जमींदारी प्रथा का प्रतिपादक माना जाता है। तो यहाँ पे जमींदारी प्रथा दिया हुआ है, जिसके लिए कौन जाना जाता है? आपका कर्नवालिस जाना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो रैयत बाड़ी के लिए जाने जाते हैं, है ना, रैयत बाड़ी। अगला दिया है स्टेटमेंट कि जमींदारी प्रथा पूरे भारत के 19% पर फैली हुई थी। तो याद रखिएगा कि 19% पे जो है जमींदारी व्यवस्था फैली हुई थी, और आपका रैयतवाड़ी 51% पे, और महालवाड़ी तो 30% पे। ओके। अगला दिया था स्टेटमेंट कि जेम्स ग्रांट ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था। तो ये भी सही है। जमींदारी प्रथा 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी कर्नवालिस के द्वारा, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा गलत है? तो पहला जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, जमींदारी प्रथा के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। तो देख लेते हैं। जैसा कि है पहला, इसे कर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। भारत में प्रचलित जमींदारी प्रथा पुर्तगाली से प्रेरित थी। तो ये वाला गलत है, क्योंकि पुर्तगाली से यहाँ नहीं होगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आश्रित भूमि स्वामित्व प्रणाली का जन्म हुआ। तो ये सही है। जमींदारी प्रथा के निर्धारण में सर जॉन सॉर एवं जेम्स ग्रांट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये तीनों सही हैं। बी वाला जो है आपका गलत दिया हुआ था, और यही पूछा है गलत कथन पहचान करें। अगला है, यह एक भयानक भूल और अन्याय पर आधारित योजना थी, जिसमें केवल जमींदारों से समझौता किया जाता था, जबकि किसानों के अधिकारों को पूर्णतः उपेक्षा की गई, यानी इग्नोर किया गया। यह कथन किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? तो जैसे ही हमने देखा जमींदारों के साथ समझौता, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्थायी बंदोबस्त। चलिए अगला है, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है कि इसका उपयोग होल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल महालवाड़ी जो है ना, वो किसके द्वारा लाया गया था? होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। राजस्व निर्धारण के लिए एक गांव को, है ना, गांवों के समूह के साथ जो है इकाई मान के उसके साथ समझौता किया जाता था। तो ये भी सही है। अगला दिया है कि लगान वसूलने की जिम्मेदारी जो है गांव के मुखिया को दी गई थी। तो ये भी सही है। भूमि कर उपज का 89% जो है निर्धारित किया गया था। तो 89 नहीं, 80% निर्धारित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है गलत कथन की पहचान करें। चलिए अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना सबसे पहला किला कहाँ पे स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था, और सूरत में अंग्रेजों ने किया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि किस इनमें से जो है कौन पुर्तगालियों से संबंधित है। तो जैसा कि देखेंगे, जहाज निर्माण की प्रक्रिया आधुनिक जो थी वो भी पुर्तगालियों के द्वारा, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा, मुद्रणालय जो है आपका ये भी पुर्तगालियों के द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस। ओके। इसके साथ साथ काली मिर्च, मूंगफली, है ना, ये सब कौन लाए थे? पुर्तगाली ही लाए थे। तो ये क्या पूछा गया है? संबंधित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत बाड़ी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है? तो कर्नवालिस आपका जमींदारी व्यवस्था, अलेक्जेंडर रीड एवं थॉमस मुनरो जो है मुनरो दोनों जाने जाते हैं रैयत बाड़ी बंदोबस्त के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3। ओके, क्योंकि ये दोनों जाने जाते हैं। चलिए अगला है, 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो ये केवल भरूच हो जाएगा, यानी कि केवल एक। अगला है कि किस कंपनी ने 1845 में अपनी सभी भारतीय वाणिज्य कंपनियां जो थी अंग्रेजों को बेच दी थी? तो जितनी भी भारतीय वाणिज्य कंपनियां थी डेनो की, उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया था। चलिए अगला देखते हैं, 22 नंबर। यूरोपीय लोगों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? यूरोपियों के बारे में, कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद दे देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो वे काटकर मार डालेंगे। ये किसका वक्तव्य है यूरोपियों के संदर्भ में? तो ये अलीवर्दी खां का है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो सही है। प्लासी युद्ध से पहले मीर जाफर राय दुर्लभ जगत सेठ ने अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली थी। किसने किसने? तो मिर्जाफर और राय दुर्लभ और जगत सेठ ने। तो ये भी सही है।
इसके बाद दिया है कि प्लासी के युद्ध की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर कासिम नहीं होगा, क्योंकि मीर जाफर से आप यहाँ देख ही रहे हैं इन लोगों ने क्या किया, गुप्त संधि किया हुआ है, तो यहाँ पे धोखा भी वो देगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, मीर जाफर यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपको कि प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पे हुआ था, तो ये सही है। अगला दिया है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो ये लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच हुआ था। अगला है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है, तो नीतिसार का लेखक कौन है, कामंदक है। इसके बाद है चीनी स्रोत के अनुसार अगर देखा जाए तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, है ना, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की, कहाँ पे, तो गया में, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास जो है मिशनरी भेजा था, तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो ये आपका इंडिया गेट हो जाएगा। महाबोधि कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। चलिए अगला है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी, तो ये नौरोज का शुरुआत करने वाला बलवन हो जाएगा, है ना। ये सब बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो अभी रिपीट हो रहा है लगातार। अगला है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, तो कौन कौन, नाथपंथी, सिद्धों और योगियों ने उत्तर भारत में। ओके, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्योवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है, तो ये अरुणा आशफ अली हो जाएंगी। अगला दिया है और मैडम भीकाजी कामा आपकी क्रांति की जननी कही जाती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो ये चैम्बरलिन और माल्टन हो जाएंगे आपके ग्रहीय परिकल्पना के प्रतिपादक। अगला है निम्नलिखित में से किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है, तो सरीसृपों का युग कहा जाता है मेसोजोइक को। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है, तो जैसा कि महासागरों के नीचे की परत की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है, सही है। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है, तो ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। जैसे कि देखेंगे इसमें अरस्तु को मौसम विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है, ये सही है आपका। तो याद रखिएगा कि मौसम विज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। इन्होंने एक बुक लिखी थी मेट्रियोलॉजी, है ना, मेट्रियोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वैज्ञानिक व्याख्या करने का श्रेय डब्ल्यू मार्गन को दिया जाता है, क्योंकि हैरी हेस भी आते हैं आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। चलिए आगे है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये ओलंपस मॉन्स हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग सबसे धीमी लेकिन सबसे विनाशकारी होती है, तो ये एल तरंग हो जाएगी। पी को प्राथमिक तरंग, एस को आपका सेकेंडरी तरंग कहते हैं, है ना। चलिए अगला है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है, तो ये जैसे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय गति, ये तीनों हो जाएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जैसा कि दिया है पहला स्टेटमेंट, वह बिंदु जहां से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, तो सही है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र कहा जाता है, तो ये भी सही है। ये बीपीएससी में ही पूछा गया था, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला है पठार और उनकी स्थिति सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर है आपका कोलोराडो पठार, कनाडा, है ना। इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है एक बार, 41 नंबर जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला है डायमंटीना गर्त कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। ओके अगला है संपूर्ण महासागर क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो ये 8.5% पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। अगला है
निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, असत्य कथन की पहचान करनी। जैसे कि दिया है मैग्रो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच पाए जाते हैं, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच नहीं, आप देखेंगे 25 डिग्री ऊपर और नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ, इसके बीच में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है महाद्वीपीय क्रस्ट और समुद्री क्रस्ट के बीच सीमा निर्धारित करता है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट और समुद्री क्रस्ट के बीच सीमा निर्धारण करने का काम करता है। तो पूछा क्या है, गलत कथन पहचानने हैं, तो केवल एक हो जाएगा। अगला है दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में चक्रवात नहीं आते हैं। इसका कारण क्या है, तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे चक्रवात नहीं आएगा। जैसे कि हम जानते हैं डोलड्रम वाला क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री नीचे आपका भूमध्य रेखा के, है ना, यहाँ पे डोलड्रम पाया जाता है, यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, चक्रवात वगैरह। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये होगा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शायद ही कभी होता है, इसलिए। अगला है आग्नेय चट्टानों के काया प्लट से बनी चट्टानों का मिलान करें। तो जैसे ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस बनता है, नीस। अच्छा अच्छा, शायद नाइस को ये नीस अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिएगा नीस, तो ये सही हो जाएगा। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट से सिस्ट, तो ये तीनों सही दिए हुए हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही मिलान है। ठीक है, अगला देखते हैं किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान में क्या होता है, सारे जो जीवाश्म होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। इसे ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाएंगे। आपका जैसे अवसादी चट्टान है, इन सब में पाए जाते हैं जीवाश्म। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है बेसाल्ट चट्टानों में लौह तत्व सर्वाधिक होते हैं, तो सही है। यूरेनियम रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, तो ये भी सही है आपका, दोनों सही दिया हुआ है। अगला है अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका का कितना प्रतिशत होता है। तो सिलिका का अगर प्रतिशत देखा जाए तो ये लगभग होता है आपका 65 से 85%। लेह में जो असंतता है वो कहाँ पाई जाती है, तो लेह में असंतता जो है आपका पाई जाती है आंतरिक और बाहरी के बीच में, आंतरिक और बाहरी कोर के बीच में, इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है आपका कि खुले महासागर में सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर के सारगैसो सागर में पाई जाती है। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि अटलांटिक महासागर सारगैसो महासागर जो है किस महासागर में है। तो ध्यान रखिएगा सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है, ये भी पूछा जाता है, तो ये सही है, अटलांटिक जो एस का बना हुआ आकार का। अगला है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला नमक है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला है महासागरीय जल का न्यूनतम उच्चतम वार्षिक तापमान क्रमशः होता है। तो महासागरीय जल में अगर देखा जाए न्यूनतम एवं उच्चतम वार्षिक तापमान क्रमशः कब होता है, तो फरवरी और अगस्त में। अगला है निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसमें अगर गर्म जलधारा देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको फ्लोरिडा का धारा, है ना। और कैनरी क्या है, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड और बेंगुला धारा आपका क्या है, तो ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है बसंत ज्वार कब आता है। तो बसंत ज्वार जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं तब आता है। चलिए अगला है ब्रह्मांड की कौन सी गैस प्रबल होती है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रबल है, तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम। पिघलते ग्लेशियर द्वारा भारी एवं महीन पदार्थों को मिश्रित तरीके से जमाव कहलाता है। तो ये मोराइनस हो जाएगा, हिमोड, है ना, हिमोड। चलिए अगला देखते हैं, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो जैसे कि ताता पानी दिया है, तो ताता पानी भूतापीय है। आपका पावागढ़ क्या है, सौर से रिलेटेड है। और मुपंदरम क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा पवन से। और काकरापारा गुजरात परमाणु आणविक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपको, तो इसका देख लेते हैं, जैसे कि दिया है ए का 2 2 3 1 4 2 3 1 4, इसका आंसर हो जाएगा आपको एक ही में दिया ही है 2 3 1 4, ये आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला है
गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सही हैं। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये सही है। अगला है इसमें इनमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा, है ना, डॉल्फिन की बात की जा रही है। अगला है कि यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, तो ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये भी सही है। यानी कि इसको देख लीजिए, चारों सही दिए गए हैं, उपयुक्त सभी। अगला है, इसको जूम कर देती हूँ। जैसा कि यह है पहला कथन कि घाना तट पर सोने के समृद्ध जो है प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील के सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव जो है पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं, ये सही है। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त थे, तो ये भी सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है कि समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप भी इसमें शामिल है। तो ये कौन हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, ठीक है, इसका आंसर ए है। अगला है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीन बीच जो है आपका 0 डिग्री में दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही हमने देखा पूर्वी देशांतर और कितने डिग्री आगे बढ़नी है, पूर्वी देशांतर का मतलब हो गया कि हम इधर आएंगे, है ना। इसके बाद देख रहे हैं कि मतलब प्लस में जाएंगे, समय जो होगा प्लस में आएगा, क्योंकि वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होता है। पृथ्वी की मूवमेंट जो है क्या है, पश्चिम से पूर्व है, इसलिए तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि 90 डिग्री दिया है तो पता है कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है ना। तो यहाँ 90 दिया है तो 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 6 घंटा। यानी कि 12 में 6 घंटा जोड़ देंगे तो 6 PM हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि दिया है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही दिया हुआ है। वैसे कुडप्पा श्रृंखला जो है उसमें हीरो के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे सटीक जो है ये आंसर होगा, क्योंकि बीपीएससी ने इसी को माना भी था और आया भी था ये क्वेश्चन बीपीएससी में। अगला है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजोन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो वेनेजुएला देखेंगे वो कहाँ पे पड़ता है, ब्राजील में। तो वेनेजुएला, जैसे कि अमेजन की बेसिन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, और वेनेजुएला मिल जाएगा आपको इसमें। चलिए अगला है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए हो सकता है। तो ये कितनी बार भी हो सकता है। अगला है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो 3 सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र, मॉनसून सत्र और आपका एक शीतकालीन सत्र। ओके, चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये श्री MC सेतलवाड़ हो जाएंगे। अगला है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि देखेंगे अनुच्छेद 83 में, आपका अनुच्छेद 72 में कार्यकाल दिए गए हैं, इनमें अनुच्छेद आपका 356 में, तीनों में करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, एक चीज के पूछा जा सकता है कि 129वां जो संविधान संशोधन था, है ना, संविधान संशोधन विधेयक 129वां नंबर किससे रिलेटेड है। तो एक देश एक चुनाव से रिलेटेड है। ओके, और रामनाथ कोविंद जो कमिटी है वो किससे रिलेटेड है। तो वो भी आपका एक राज्य एक चुनाव से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे ये भी ध्यान रख सकते, अब अगर एक चुनाव एक राज्य जो है फेमस है अभी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 1951 से लेके 1967 तक जो है क्या हुआ था, एक साथ चुनाव होते थे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लाया जा रहा है। तो 1967 से देखेंगे चुनाव जो है अलग अलग होने लगे, राज्य के अलग और केंद्र के अलग। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि दिया है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो इसका A और B दोनों हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है? तो ये 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। अभी इसका देख ही रहे हैं, तमिलनाडु वगैरह चर्चा कर ही रहे हैं परिसीमन करने के लिए। अभी जो अभी तक जो 2026 तक है, ये किस जनगणना पे चल रहा है? तो ये 1971 की जो जनगणना है उसी पे चल रहा है, ठीक है। अभी तक कितनी बार परिसीमन किया जा चुका है आर्टिकल 82 के तहत? तो ये ध्यान रखिएगा, किया जा चुका है आपको 1952 में, इसके बाद 1963, उसके बाद 1973 और आपका 2002। 4 बार अब तक जो है परिसीमन किया जा चुका है। ये याद रखिएगा सन भी, कि 1952, 1963, 1973 और 2002 में। ओके, क्योंकि पूछा जा सकता है। और जैसे कि 84वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2001 में, है ना, 84। तो इसमें क्या किया गया था? ये वाला जो आपका कंडीशन है अभी बढ़ा दिया गया था 2026 तक, ठीक है। चलिए अगला है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय अगर इसमें देखा जाए तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है और संविधान का अंतिम विवेचक यानी संविधान का व्याख्याकर्ता भी कहा जाता है। अगला है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है। क्या गठित करती है? तो 243I के तहत आपका वित्त आयोग गठित करती है। चलिए अगला है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो ये बिमल पटेल हो जाएंगे। अगला है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये 10 से 15%। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो ये भी प्रीवियस ईयर, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञान के प्रयास के पीछे कौन था? तो ये इरविन था। ये भी बीसी ट्री का पेपर है, क्वेश्चन है। अगला है, रॉबर्ट विल्सन था, रॉबर्ट विल्सन को किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये किसका किया गया है? न्यूयॉर्क का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पीवाई की। चलिए अगला है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, ये किस चीज के लिए जानी जाती हैं? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। अगला है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा किया करते हैं? तो ये कदम हो जाएगा, कदम की पेड़ की पूजा करते हैं। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम हो जाएंगे। चलिए अगला है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो है आपका यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था, ध्यान रखिएगा, मार्च मंथ पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा। सन तो दिया ही है 1918, और कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 4 मार्च को, है ना। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करना है। जैसे कि नारे दिए गए हैं और आपका दल दिया गया है संबंधित, तो कौन सी दल ने क्या दिया था ये बताना है। ये भी ट्री का क्वेश्चन है, बीपीएससी ट्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए, जैसा कि दिया है गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस ने दिया था 1977। ये भी सन भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाओ कौन देता है? तो ये जनता दल हो जाएगी। जोतने वाले को, तो ये वाम मोर्चा हो जाएंगे। जो ये वाला है ना, सी का हो जाएगा ए, यानी कि जोतने वाले को जो नारा है वो किसने दिया था? तो वाम मोर्चा ने दिया था, ठीक है। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये किसने दिया था? तो तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव ने दिया था। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए इसका? ए का 2, 3, है ना, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, सही है। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिंटर्न, ये तीनों सही थे, मतलब 4 जो ऊपर तीनों दिए गए हैं वो गठित किए गए थे। अगला है, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये किया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। किसने? तो मॉन्टेस्क्यू सरकार ने। चलिए अगला है,
भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षितः रक्षितः कानून तभी मतलब इसका मतलब होता है कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो धर्मो रक्षिता रक्षिता जो है किसकी है? अनुसंधान और विश्लेषण विंग की है। ठीक है। और एक और पूछा जाता है जैसे कि डीआरडीओ का पूछा जाता है अक्सर। तो डीआरडीओ का क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बलस्य बलस्य मूल विज्ञानम। ये किसका है? तो डीआरडीओ का है, मूल विज्ञानम। चलिए आगे देखते हैं। और ये वाला रक्षित धर्मो रक्षिता रक्षिता किसका है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है। अगला है बिलियन या बिलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये हमने पीछे में देखा ही था, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिलियन की सांद्रता। अगला है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा परिवर्तित प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है ना? तो ये करता है आपको SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के। चलिए इसको भी क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा एक बार आप, है ना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, सभी जो है सुचालक है, तो कुचालक कोई नहीं हो जाएगा। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना खोज किसने दी थी? तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अगला है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण वे एक ही बेग होगा। ठीक है। अगला है वेक्टर टी के प्रतिरोधक किसी प्रदान करने वाले के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये हो जाएगा आपको वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, है ना। देखिए कई जगह आपको आंसर ये भी मिल सकता है कि दिया हुआ कि सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अगला है एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को डायनेमो के तहत जो है उत्पन्न करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला है, धारा घनत्व क्या है? तो ये एक सदिश राशि है, इसका हो जाएगा एक सदिश राशि है, बी आंसर है। चलिए अगला है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उनके औषधीय प्रभाव के आधार पर किया जाता है। वैसे तो रासायनिक संरचना, इसका ए आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करने का काम करता है? तो जो भी दिए गए हैं उत्प्रेरक हैं, तो ये नहीं धीमा नहीं करेंगे, ये बढ़ाएंगे। तो आपका उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, ये किसी में से नहीं होगा। अगला है, आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं जो है कहाँ मिलती हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। अगला है मैजेंटा कलर, और आपका ये दिए गए हैं, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 में मिलान करनी है। तो लिस्ट 1 में जैसे मैजेंटा दिया है, तो मैजेंटा किससे होता है? तो ये हो जाएगा आपको लाल और नीला से बनता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, ये टील जो है नीला, हरा और सफ़ेद से बनता है। मोव जो है आपका नीला, लाल और सफ़ेद से बनेगा, और सियान किससे बनेगा? तो हरा और नीला से बनेगा, यानी कि ए ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है? तो अवतल हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति जो है पैदा करता है, क्योंकि तो हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो तारे टिमटिमाते हैं, उस वो किसका है आपका प्रक्रिया? मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसीलिए हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे है, जब भी हाइड्रोजन की बात होगी तो संलयन होगा। ठीक है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो क्यों पक जाता है? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है ना। लगभग 120 डिग्री के करीब जो है आपका पानी उबलता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाता है पानी का। अगला है, यदि रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है, या जब बर्फ बर्फ जो है पूरी तरह पिघल जाएगी तो क्या होगा, तो जल का स्तर नहीं बदलेगा क्योंकि जैसे ही हम बर्फ डालते हैं तो वो अपना आयतन ग्रहित कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा। अच्छा, वही मिट्टी के तेल में अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, गिरेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जैसे कि वोल्ट मीटर विभवांतर, ए मीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक, आपका गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा में जांच करने के लिए की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक रबर, एक पंख और आपका एक रबर का गेंद और एक लकड़ी का गेंद निर्वात में, बस यहीं पे ध्यान रखिएगा कि निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जो है नीचे गिराई जाती है, तो एक साथ गिर रहे हैं तो क्या मतलब है, तो अगर मान लीजिए एक पंख है, एक रबर का गेंद है और एक लकड़ी का गेंद है, निर्वात में अगर एक साथ उनको गिराया जाता है तो वो तीनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे क्योंकि निर्वात है यहाँ पे। चलिए अगला है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, यह घटना का कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब है। अगला है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो जिप्सम भी होता है, वैसे मुख्य में देखा जाए तो चूना पत्थर। प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान की संख्या जो है अलग अलग होगी और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। चलिए अगला देखते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था जो है तीनों एक साथ रह सकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। अगला है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, तो किसके बारे में, तो स्वामित्व योजना के बारे में। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है क्या, खान मंत्रालय नहीं, पंचायती राज मंत्रालय होगा, तो ये गलत है। यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने में जो है ये प्रयास करेगी, तो ये सही है। ओके, अगला दिया है CORS का मतलब क्या होता है, तो क्रॉस ओरिजिनिंग रिसोर्स शेयरिंग दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका क्या होता है, CORS, इसका होता है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग, उसके बाद आपका R से रेफरेंस, उसके बाद S से सिस्टम होता है। क्या क्या होता है, यानी कि कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्र में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करेगी। तो ये जो आपके स्टेटमेंट दिए गए थे स्वामित्व योजना के बारे में, इसमें 1 और 3 आपका गलत दिया हुआ था, है ना, और 2 और 4 सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, उसके बाद कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, चौथा दिया है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, तो ये आपका चारों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसको देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4, यानी कि चारों सही है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जैसा कि दिया है आपका कि व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ये सही हो जाएगा। अगला है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, बताना है। तो जैसा कि दिया है, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, बिल्कुल। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, तो ये भी सही है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला C आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो जैसा कि दिया है गया है कि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 9.2% तक था, तो ये सही है। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद 7 ये वाला गलत दिया हुआ है। ठीक है,
पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह जो है कम हुआ है क्या, नहीं बढ़ा है, तो ये भी गलत दिया हुआ है, केवल एक आपका सही हो जाएगा इसमें, है ना, ये वाला। चलिए अगला है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो कृषि आपका विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कि CACP के द्वारा ये तय किया जाता है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। इसके बाद देखेंगे बफर स्टॉक का रख रखाव, तो ये भी किया जा सकता है। और ये आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि सभी इसमें यहाँ पे लगा लीजिएगा उपयुक्त में सभी में से सभी, है ना, ये सभी एक अच्छे कदम है जो कि कृषि विपणन प्रणाली में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, है ना। चलिए अगला है SEGD यानी कि एक सेकेंड, आपका जो है SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो के अधिनियम जो 2005 है उसके उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि दिया है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, सही है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाना, रोजगार का निर्माण करना, तो तीनों सही हैं आपके। तो इसमें से क्या पूछा गया है, उद्देश्य क्या है, तो तीनों उद्देश्य हो जाएंगे, ये भी PY की है, क्यू है ना। अगला है निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम आया था और आपका 1953 राष्ट्रीय विस्तार सेवा हो जाएगा, है ना। अगला है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो ये भी PYQ है, ABS राघवन समिति ने। अगला है लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, मिलान करनी है, तो जैसे कि धूसर क्रांति किससे रिलेटेड है, तो उर्वरक से, फर्टिलाइजेशन या ग्रे क्रांति भी कहते हैं इसको। गुलाबी क्रांति से क्या हो जाएगा, तो प्याज और आपका उत्पादन उसका बढ़ावा देने के लिए। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है और लाल क्रांति लाल टमाटर, है ना, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि आपका A का 4 और B का 1, C का 3, तो ये आंसर हो जाएगा A। इसका आंसर हो गया आपको A। D का 2 है ना, D का लाल, हाँ सही है। चलिए अगला चलते हैं, दिया है कि परिमित अनुक्रम में, अच्छा यहाँ से ये आपका सीरीज स्टार्ट होता है, तो अभी फिर आपके GK के भी क्वेश्चन है और दिए गए 10 अभी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, तो A आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तो इसका क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा आपका 120, ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपको B। स्किप कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को भी ये सब क्वेश्चन नहीं देखने हैं, तो ये हो जाएगा B। आगे अभी क्वेश्चन मिलेगा GK का 4 पाई। अगला है इसमें से हो जाएगा आपको अलग पूछा है तो पुस्तक, इसमें हो जाएगा आपको I, इसका हो जाएगा आपका 341, इसका हो जाएगा A और C दोनों, और इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा आपको 1440। अच्छा आप लोग रोक के क्वेश्चन अगर बनाना हो तो देख सकते हैं। चलिए यहाँ से GK स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो देव औरंगाबाद, है ना। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, तो राजगीर में। अगला है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो किसान आंदोलन के साथ अगर इनमें से देखें तो राजेंद्र प्रसाद हैं जुड़ेंगे, है ना। चलिए अगला है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो सिवान, बिहार और जीरादेई, याद रखिएगा। चलिए अगला है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो 1942 आपने देखा ही, आजाद दस्ता का इन्होंने जो है भाग के एस्टेब्लिश किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलेगी, गंडक नदी से, गंडक। पट जो अंचल है वो कहाँ अवस्थित है, तो झारखंड में अवस्थित है। बिहार के तेल शोधक कारखाने कहाँ है, तो बरौनी, रूस की सहायता से। अगला है निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, तो पेट्रोलियम सबसे पहले काट दीजिएगा क्योंकि पेट्रोलियम नहीं मिलता है ना। अब इसमें ऑप्शन देखिएगा ना, तो जैसे कि दिया है 1 2 3 होना चाहिए, तो मतलब 3 मैगजीन भी बहुत मतलब मिनिमम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि मैगजीन भी नहीं पाए जाते और पेट्रोलियम भी नहीं पाए जाते। चलिए अगला है मैग्नीज। अच्छा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट प्रसिद्ध है, मैगजीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
और पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर जो झारखंड है वो बना था, तो 46% जमीन लेके जो है झारखंड बना था। कितने जिले लिया था, तो 18 जिले लिया था। बिहार में कितने बच गए थे, 37 जिले बच गए थे। अभी 38 नंबर जो है आपका जहानाबाद से अलग होकर बना था, कौन सा, अरवल, तो वही हो जाएगा। अच्छा, इसमें हो जाएगा आपको लगभग देखें तो 45.85% हो जाएगा, या 46% भी दिया होता है ऑप्शन में। अगला है, बिहार में निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इनमें से देखा जाए तो गया हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट जिला है आपका बिहार का। पहला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है, और तीसरा कौन सा है, ध्यान रखिएगा, तो पूर्वी चंपारण है। ओके, अगला है, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह हो जाएंगे। अच्छा, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर हो जाएगा, या शेखपुरा, देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला किस जिले से, तो रामविलास जो सिंह है वो मुंगेर के थे, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बतानी है, तो जैसे कि दिया है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो ये नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं तीसरे थे, दूसरे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो है द इंडियन स्ट्रगल है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद का कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड है। चलिए अगला है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो कांग्रेस में ये उरांव हो जाएगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, तो ये थे आपके, जैसे कि सहजानंद तो थे ही, इनका सहयोग किया था इन दोनों ने यमुना काजी, राहुल संकृत्यानंद, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है, सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है गंगा और गंडक के संगम पर, है ना। अब यहाँ ये 150 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे सेट नंबर 12। चलिए अगला, इसमें पहला प्रश्न है कि पोर्ट नोवा की लड़ाई किस अंग्रेज ने हैदर अली को हराया था, तो पोर्ट नोवा की लड़ाई में जो है आयरकूट ने किसको हराया था, हैदर अली को हराया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो ये कौन हो जाएगा, सदातुल्लाह खां हो जाएगा। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन पहचान करनी है, तो जैसा कि दिया है सत्य कथन, है ना, तो दिया है, पुर्तगालियों ने मालाबार और कोंकण तटों को से अधिकतम नील जो है, नील नहीं, यहाँ से वो लोग काली मिर्च ज्यादा भेजा करते थे इस तट से, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा अपने प्रभुत्व के अधीन समुद्री मार्गों पर संरक्षण की वसूली का कार्टेज परमिट प्रणाली कहा जाता था, तो ये आपका जो है सही दिया हुआ है। ओके, अगला दिया है, जैसे कि डचों ने अंग्रेजों को हराया, आधुनिक कोची फोर्ट विलियम्स को, तो डचों को नहीं, पुर्तगालियों को हराया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है, लॉन इलियस कंपनी भारत के व्यापार में चार्टर, तो ये लीनियस तो थे ही नहीं, लीवेंट कंपनी थी वो तो, है ना। पहली कंपनी कौन थी, तो यहाँ पे लॉन इलियस नहीं, लीवेंट कंपनी लगा दीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें पूछा था सही कौन सा है, तो सही कौन सा दिया है, ये दिया है, हुगली का यूज किया करते थे ये लोग, है ना। और जैसे कि पुर्तगाली आपका अल्मीडा था, उसने ब्लू वाटर नीति भी अपनाई थी, तो ये याद होगा ही। चलिए, लॉर्ड बेलेजली जो है कि सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाला राज्यों की सैन्य स्थिति क्या थी, तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने के बाद राज्यों की सैन्य शक्ति जो है भंग कर दिया गया था। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण अपने अधिकार में ले लिए, अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर धारकों को उनकी पूंजी पर 10.5% जो है लाभांश देना पड़ता था, तो 1833 हो जाएगा, जब एकाधिकार पूरी तरीके से जो है आपका समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1833। अच्छा, 1813 जो है वो भी ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए के लिए, यानी शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई थी, और आपका एकाधिकार जो है चाय और चीनी का छोड़कर इसमें समाप्त किया गया था 1813 के एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है पहला आपका नियम करने के लिए वारेन हेस्टिंग के समय आया था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी, तो ये स्ट्रेची आयोग ने किया था। अगला है, शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये कॉर्नवालिस कोड से संबंधित है। ओके,
अगला है, जब अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने मराठों को हराया तो मुगल सम्राट कौन सा था? तो ये कब की बात हो रही है? 1761 की बात हो रही है ना, क्योंकि ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें अहमद शाह अब्दाली और अफगानों ने लड़ाई किया था। तो उस समय का कार्यकाल अगर देखा जाए तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको मोहम्मद शाह, है ना। नहीं सॉरी, शाह आलम द्वितीय होगा, क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। सॉरी सॉरी सॉरी, 1764 में युद्ध हुआ था, है ना, और ये 1761 की बात है, तो ये कौन रहेगा? शाह आलम द्वितीय रहेगा। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने हटा दिया था? तो अवध हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, नील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विष्णु और दिगंबर के। तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, यानी कि ये हो जाएंगे आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो ये डलहौजी जो है वही उस समय हड़प नीति लगा रहा था और यही जो है ये कहा था अवध के बारे में, और बाद में क्या किया, कुप्रशासन के व्यवस्था पे इसने ब्रिटिश क्षेत्र में इसको मिला दिया अवध को। तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि स्थानीय नेताओं में किसने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के ग्रामीणों का नेतृत्व किया था? तो ये शाहमल ने किया था। अगला है, बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा मारा गया ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ये था आपका लेफ्टिनेंट हेनरी बाग। इन्होंने 2 अधिकारियों को मारा था और आपको मंगल पांडे जो है उनको 8 अप्रैल को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ वह महिला पड़ी थी जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। रानी झांसी को श्रद्धांजलि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो बात कही गई थी ना कि यहाँ वह पड़ी हुई विद्रोहियों में के बीच एकमात्र पुरुष थी, झांसी की रानी की जी के बारे में, तो ये हो जाएगा सर ह्यू रोज, है ना। अच्छा, इनकी जो आपकी मकबरा है वो कहाँ पे है? तो इनका जो है समाधि, तो झांसी की रानी की समाधि है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है, मोहम्मद गौस के पास है। चलिए अगला देखते हैं, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की जेल की सजा दी गई थी? तो ये 85 हो जाएंगे। अगला है, इस विचार को किसने लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संग्रह था? तो ये होम्स हो जाएगा, टी.आर. होम्स। ओके, आउटरम ने क्या कहा था? षड्यंत्र कहा था। बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और आपका लोकप्रिय बनाया, उन्होंने क्या कहा? विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। तो ये टी.आर. होम्स हो जाएंगे। अगला है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय कौन रहेगा? आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, है ना। पहला वायसराय भी बना 1858 एक्ट के तहत, जब इलाहाबाद में 1 नवंबर को वो सुनाया गया था, यही पढ़ा भी था रानी विक्टोरिया। चलिए आगे देखते हैं, मिलान करना है कि कौन से विद्रोह का स्थान है और कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जो है उस विद्रोह को दबाया था। तो जैसे दिल्ली का देखेंगे निकोलस हो जाएगा, है ना। लखनऊ का कौन हो जाएंगे आपको? हजरत महल, ह से हजरत महल और ह से हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। बनारस का हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ओनसेल, है ना। और आपका सर कॉलिन कैंपबेल जो है बरेली से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं आगे। अच्छा, बिहार में अगर पूछा जाए तो विलियम टेलर था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यानी कि लखनऊ 3, ए का 3, 2 का आपको 4, ए का 3, 2 का 4, ए का 3, 2 का 4, तो ये हो जाएगा आपको ये वाला आंसर सी। चलिए अगला है, मुगल द फॉल ऑफ अ दिल्ली डायनेस्टी इन 1857। अच्छा, ये बुक का नाम है कि द फॉल ऑफ अ दिल्ली डायनेस्टी इन 1857, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विलियम डेल रिम्पल। अगला है, आधुनिक शिक्षित भारतीय ने 1857 के विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया? तो उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन से भारत के आधुनिकरण में मदद मिलेगी, तो ये सही था, जिससे देश का क्या होगा, पिछड़ापन समाप्त होगा। वे विद्रोहियों की अंधविश्वासों की अपील और प्रगतिशील सामाजिक उपायों के प्रति विरोध में विमुख हो गए, तो ये दोनों सही दिया गया है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछा गया है? नहीं, क्यों नहीं किया? तो कारण दोनों था। चलिए अगला है, बी डी सावरकर ने किस विद्रोह को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रस्तावना कहा था? तो प्रस्तावना कहे थे इन्होंने किसको?
तो बेल्लोर विद्रोह को कहा था, यह ध्यान रखिएगा। और बीडी सावरकर ने 1857 की विद्रोह को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और इसकी प्रस्तावना कब तैयार हो गई थी? तो 1806 बेल्लोर विद्रोह। अगला है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए महादेव गोविंद रनाडे को किसने प्रभावित किया? तो ये केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। अगला है, द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था जिसने आक्रामक नीति भी अपनाई थी? तो ये हो जाएगा लीटन। अफगान के विरुद्ध में आक्रामक नीति अपनाने वाला भी लीटन ही था। ठीक है। अगला है, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये राधाकांत देव हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में बाबर के आगमन के कारण बताने हैं। तो जैसा कि उप महाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, तो इसके आने से पहले हो चुका था, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया है आपका, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय दिया। तो मेहराब जैसे कि बलवन का आपका मकबरा प्रसिद्ध ही है, तो तुर्कियों के समय से ही आ गया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है, प्रदेश में तैमूर, तो वो तैमूर वंश का था, तो तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद युद्ध में तोपों की शुरुआत की गई थी, तो युद्ध में तोपों की शुरुआत जो है आपका इसके समय किया गया था, तुगलमा नीति भी अपनाया था इसने। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा सही है? तो 3 और 4 सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये सूरत को कहा जाता है, यहीं से हज के लिए सभी जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था, PYQ ही है, मैक्सिमम इसमें PYQ दिया गया है। उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो शिक्षा का मैग्न कार्टा भी कहा जाता है उड डिस्पैच को। ओके, इसने उच्च अध्ययन के लिए क्या किया था? तो शिक्षा का जो माध्यम बताया था वो अंग्रेजी बनाया था। ठीक है, और प्राथमिक के लिए मातृभाषा, तो ध्यान रखिएगा, उच्च के लिए अंग्रेजी और प्राथमिक के लिए मातृभाषा, तो सही है ये। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया, तो ये भी सही है आपका, है ना। तो दोनों सही दे दिए गए हैं इसमें, और ये भी PYQ है। चलिए अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जो आपका 1878 में लीटन के द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिक अधिनियम या मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था 1882 में, तो ये भी आपका सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही दिए गए हैं, इसका आंसर है डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी भू आकृतियां हिमानी दरारों में भारी चट्टान के मलबे के भर जाने से, उसके बर्फ के नीचे रहने से विकसित होती है? तो इसमें ड्रमलीन हो जाएगा, ड्रमलीन। चलिए अगला है, ग्लेशियर द्वारा अपरदन से निर्मित भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो जैसा कि दिया है, अधिकांश सर्कस हिम नदी घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, सही है। सिंह सर्कस के शीर्ष पर क्षरण से बनते हैं, तो ये भी सही है, सिंह सर्कस। हिमनद घाटियां अक्सर यू के आकार की होती हैं, तो ये भी सही है, तो गलत कोई नहीं है। चलिए अगला है, डोलिन, युवाला और लेपिस किसके उदाहरण है? तो ये सारे जो उदाहरण है आपका भूजल द्वारा अपर्दित भू आकृतियां हैं। कौन कौन? तो डोलिन, युवाला, लेपिस जो है आपकी क्या है? तो भूजल द्वारा अपर्दित भू आकृतियां हैं ये। अगला है, बहते पानी द्वारा निर्मित प्रत्येक चरण की स्थलाकृतियां विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है इसमें आपको कि ऊपरी मार्ग उथली बी आकार की घाटी सुमेलित नहीं बताना है, तो मध्यम मार्ग ये प्रकृति तटबंध जो है आपका ये गलत दिया हुआ है। निचला कोर्स ऑक्सबो झील सही सुमेलित है, सभी सही सुमेलित नहीं है, बी वाला आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, मध्यम मार्ग प्राकृतिक तटबंध, इसे आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्म हवा नहीं है? तो चिनुक हिम भक्षी खाता है, तो ये गर्म ही है आपका रॉकी पर्वत। फोहेन जो है ये भी गर्म हवा है, सिरोका जो है ये भी गर्म हवा है, बिलीवा जो है आपका ये अलास्का में बहता है, तो ये वाला गर्म हवा नहीं है, ये ठंडी हवा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर बनती है? तो ये चिनुक जिसे हिमभक्षी भी कहते हैं, और इससे घास वगैरह जो है
हिम पिघल जाता है तो आ जाते हैं, तो जानवरों के लिए अच्छा होता है। समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होती है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ओजोन गैस की स्थिति उसमें हो जाएगी। O3 जो है कितने किलोमीटर पे पाया जाता है? तो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है समताप मंडल में। अगला है, पृथ्वी के ऊपर बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा कैसी होती है? तो जैसे ही हम, आप लोग जानते ही होंगे कि 165 मीटर अगर रास्ता हम तय करते हैं ऊपर, है ना, 160 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता है? गिर जाता है। तो तापमान जब गिर जाएगा तो जलवाष्प क्या होगा? यहाँ पे आपको घट जाएगी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला देखते हैं, आयन मंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आयन मंडल जो है इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर, नहीं 50 से 80 नहीं, 80 से 640 किलोमीटर होता है। तो यही आपका गलत दे दिया हुआ है, ये गलत है। बाकी देख लेते हैं सही है। तो जैसे ही यहाँ मौजूद गैस के कण विद्युत आवेशित हो जाते हैं, इस क्षेत्र में ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना पाई जाती है, तो ये भी सही है। उसके बाद है डी परत और ई परत आयन मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑरोरा बोरेलिस जो है उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नीचे है, उसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है, सौर स्थिरांक बराबर होता है। तो सौर स्थिरांक जो होता है लगभग बराबर होता है आपका 2 ग्राम कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये वाला हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। NICDC ने ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहरों के विकास को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये IIT दिल्ली के साथ किया है। चलिए अगला है, किन दो देशों ने विकास के लिए निवेश सुविधा IFT समझौते को अपनाने का औपचारिक रूप से विरोध किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका और भारत हो जाएगा। पोषण उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव जो है मनाया जाता है। अब अगला है कि नैना द्वीप निम्नलिखित में से किस जलमंडल में डमरू में स्थित है? तो ये आपका नैना जो द्वीप है ये आपका पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। ओके। अच्छा, श्रीलंका और आपका भारत के बीच में कच्चा द्वीप, ये ध्यान रखिएगा, इसको लेके हमेशा विवादित रहता है, क्योंकि अभी तमिलनाडु ने जो है ये कहा है कि इसे वापस लिया जाए आपका श्रीलंका से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र आरोपों में हिरासत किया गया था? तो मैंने वो कई बार ये देख लिया हमने, मेरठ षड्यंत्र 1929 है ना, फिलिप ब्रेडल हसाविच। अगला है, कितने बैंक लवारिश जमा के लिए RBI के उद्गम पोर्टल में शामिल हुए हैं? तो ये 30 किए गए हैं। टोंकिन की खाड़ी घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वियतनाम युद्ध से संबंधित है, ठीक है। टोंकिन की खाड़ी घटना, चीन और वियतनाम। चलिए अगला है, दूसरी थॉमस शोल रीफ निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है? तो दूसरी थॉमस शोल जो है आपका ये स्थित है आपको, ये हो जाएगा इसका दक्षिण चीन सागर, राइट, सी हो जाएगा। अगला है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये भूटान के साथ किया गया है। ये PYQ डाला गया है ना, तो उसके क्वेश्चन होंगे ये। अगला है, ऑपरेशन राइजिंग सन। तो ऑपरेशन जो राइजिंग सन है ये जरूर याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सोने की तस्करी से संबंधित है। ओके। अगला है, प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, गणित दिवस के रूप में। अगला है, कौन सा राज्य पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो ये भी ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल का आपका मुख्य विभाजक कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये दिल्ली रीज, अरावली पर्वत, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, यानी कि ये बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगला है, नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये भी PYQ, पोखरा, इसमें सारे मेरे ख्याल से PYQ ही डाले गए हैं। गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो गैलापागोस जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है।
अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपका दिया है गोदावरी, तो गोदावरी की कौन सी सहायक नदी हो जाएगी इसमें, जैसे कि पेनगंगा। कावेरी की भवानी, काबनी, हेमावती, अमरावती ये हो जाती हैं, तो कावेरी हो गया। महानदी, तो महानदी का कौन सा हो जाएगा, तो आपका शिवनाथ। और दामोदर की बराकर नदी, है ना, तो ये हो गया आपका, यानी कि 2 3 4, 2 3 4 और डी का 1, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो ये है आपकी 179, और कहीं कहीं 181 भी मिलता है ऑप्शन में आंसर। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे खींचते जाएंगे ना, तो यहाँ पे डॉट बन जाता है, जैसे भूमध्य रेखा हुआ तो इधर आपका 90 और इधर आपका 91 डिग्री पे खींचा जाता है अक्षांश। तो ये जो आपका है 90 डिग्री नहीं 90, तो 90 90 180 और एक बीच का, तो 181 माना जाता है। लेकिन अगर वृत्त है तो वृत्त तो ये बन नहीं रहा है, डॉट बन जाता है जाके लास्ट में, मतलब खींचते जाइएगा कम होते जाएगा कम होते जाएगा, यहाँ पे जाके डॉट हो जाता है, इसीलिए ये 2 माइनस कर दिए जाते हैं और 179 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा जो है एक दूसरे को काटती हैं, तो ये भी PYQ बघेलखंड हो जाएगा। ओके, और 0 डिग्री आपका ग्लोब पर 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर और 0 डिग्री भूमध्य सागर कहाँ पे मिलते हैं, किस सागर में, तो एस के आकार का आपका सागर है और यहाँ पे आपका दक्षिणी अफ्रीका है, तो यहाँ पे गिनी की खाड़ी मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सागर है, अटलांटिक सागर है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं मिल लगा हुआ है, तो ये अल्मोड़ा हो जाएगा, PYQ। चलिए अगला है, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, तो ये कहाँ प्रभावित होगी, प्रशांत महासागर में, क्योंकि आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका जैसे ऐसे है, तो यहाँ पे होती है ये, तो प्रशांत महासागर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान की किस नदी से जाके जुड़ जाती है, तो ये काबुल से जुड़ती है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था, तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, और आपका इसका पहला कौन बना था, तो जिम कार्बेट, उत्तराखंड। अगला है, हाथी परियोजना कब लाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 1992 में लाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो ये तो सभी बना ही लेंगे, ये हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता कहाँ से हमने लिया है, तो ब्रिटेन के साथ लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया है, जापान से। लेकिन कानून के समक्ष प्रक्रिया को जो हमने लिया है वो किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने द्विसदनीय व्यवस्था भी लिया है, रिट भी लिया है और नागरिकता भी लिया है हमने, है ना। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था, तो 2 11 18, यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ओके, और आपका संविधान बनाने का कार्य किसने किया था, तो प्रांतीय सभा किसने किया था, प्रारूप समिति ने। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। उसकी नियुक्ति कब हुई थी इस दल की, तो इस दल की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और पहली जो आपकी अधिवेशन हुई थी इसकी संविधान सभा की, वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राज्य का मंत्र, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था BPSC टीचर में, तो जुलाई 1946 याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा, उसी को टिक मारिएगा। चलिए अगला है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो अगर राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से देखा जाए तो वो किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति, है ना, और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री वो आपका राज्यपाल के प्रति। और यहीं पे लोकसभा बना देता तो किसके, सॉरी राज्य नहीं, केंद्र का मंत्री परिषद बना देता सामूहिक रूप से, तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं कि 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, तो किसका किया गया था ये बताना है। तो जैसा कि दिया है इसमें, निर्णय लेने की शक्ति, तो विकेंद्रीकरण में यही होता ही है। पूर्ण व्यवस्था का, तो ये भी किया गया था। न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया था, प्रशासनिक शक्तियों का किया गया था। 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी PYQ है तो इसको फास्ट करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं।
अगला है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं? तो नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य भी होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत वाला जो होते हैं वो भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसको देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में सर्वोच्च न्यायालय से है? तो अपीलीय अधिकार 131, नहीं सॉरी, अपीलीय अधिकार 130 नहीं, मूल अधिकार उसका आता है 131 में, है ना। उसके बाद देखेंगे कोलेजियम प्रणाली 4+1 जो उनके क्या कहते हैं उसका नियुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी जो है रिलेटेड है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र एवं सलाहकारी क्षेत्र सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। और कोलेजियम प्रणाली जो 4+1 है ये भी आते हैं, है ना। चलिए अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। चलिए अगला है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि यहाँ दिया गया है ना, उपरोक्त सभी सही हैं। कौन कौन? तो राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम जो है स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होंगी, ये भी सही है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो अमाउंट भी याद रखना है और ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसके बारे में बात की जा रही थी? तो उपभोक्ता विवाद के बारे में बात की जा रही थी। अगला है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ये पंचायती समिति है, तो ये ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी PYQ ही था। अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। तो जैसा कि दिया है विशेष विवाह अधिनियम, तो ये किससे संबंधित है? तो 1954 हो जाएगा। दहेज अधिनियम कब आया था? दहेज निषेध अधिनियम तो 1961 आया था, है ना। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976। पार्टिकुलर इंडिविजुअल भी इसको याद रखिएगा कि जैसे पूछा जाए कि विशेष विवाह अधिनियम है वो कब आया था? तो 1954। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब? तो 1976। दहेज निषेध अधिनियम 1961 और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व आपका 1986 में आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली आपको ये सन और ये अलग अलग भी याद रखने हैं मिलान करने के साथ साथ, तो वैसे याद होगा तभी मिलान कीजिएगा ना। चलिए विशेष विवाह अधिनियम, तो 1 और 2 था, तो एक ही आंसर हो जाएगा पहला। अगला है भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान सभा की बैठक से बहुत पहले सभी नेताओं ने निम्नलिखित में से किस बुनियादी मूल्य को स्वीकार कर लिया था? तो ये देखिए आप, जैसे कि मोतीलाल नेहरू का 1928 में देखेंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो जो बैठक हुई थी ना संविधान सभा की, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन पे क्या हुआ था, पहले से ही विचार विमर्श कर लिए गए थे। जो कहा जाता है ना कि उधार का संविधान है, तो ये उधार का संविधान के रूप में BR अम्बेडकर के द्वारा जो है वक्तव्य भी दिया गया था कि पहले से ही कितने लोग देशों में जो है चल रही थी संविधान, 100 से अधिक संविधान लोग देशों ने बना चुके थे। तो उनको देख के कौन सा सही है हमारे देश के लिए, कौन नहीं है, वो पहले से ही विचार विमर्श किया जा चुका था। तो ये हो जाएगा आपको, जैसे सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पुस्तक दी ओरिजिन ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये धर्मपाल हो जाएगा। अगला है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्रित है? तो बंधुत्व जैसे 1789 आपको फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, तो ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों को न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, सभी से मतलब बंधुत्व का मतलब है कि मिलजुल के रहना, एकता अखंडता को ध्यान रखना, एक दूसरे के गरिमा को बनाए रखना। अगला है इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा था बी रमन्ना ने, NB रमन्ना ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है मजबूती से मिली थी? तो सुंदर बहुगुणा हो जाएंगे। मेघा पाटकर किससे संबंधित थी? तो नर्मदा बचाओ मध्य प्रदेश। चलिए अगला है सचिन और सरदार सरोवर बांध के प्रति थी मेघा पाटकर। अगला है सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लेइंग इट माई बे, है ना। मास्टर ब्लास्टर पीटर की है, ओके। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसका है? तो MK महात्मा गांधी का है। ट्रेन टू द पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह का है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी, मास्टर ब्लास्टर पीटर।
अगला है भारत का फ्लाइंग सिख कौन कहलाता है, तो ये एथलीट है मिल्खा सिंह। अगला हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष क्या है, तो ये 1889 में जन्म लेंगे और कब मर जाएंगे, इनकी मृत्यु कब हो जाएगी आपको 1964 में हो जाएगी इनकी मृत्यु, ठीक है। अगला है भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला की जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, नरगिस हो जाएंगी। अगला है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो चंबल नदी के तट पे देखेंगे कोटा राजस्थान। ओके, बद्रीनाथ भी पूछा जाता है तो अलकनंदा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वेलिंगटन। ओके, अगला है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित है, एक मंत्र है ना, तो ये हो जाएगा आपको मुंडकोपनिषद, है ना। चलिए अगला है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और महायान में बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है, मूर्ति पूजा का ये समर्थन करते हैं, कनिष्क के समय ये प्रभाव में आया था, ठीक है। और हीनयान और महायान जो शाखा है वो कब बनी थी, तो बटी थी ये चौथी में, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी कनिष्क के समय, कुंडलवन काश्मीर आपका अश्वघोष उपाध्यक्ष और वसुमित्र आपका अध्यक्ष था, उस समय की बात है। और सन क्या था, तो प्रथम शताब्दी, ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, तो 1971 याद रखिएगा कब हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो ईरान में हुआ था रामसर सम्मेलन। और ये किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है, ओके। और अच्छा भारत क्या 1971 में ही शामिल हो गया था क्या, तो नहीं, वो कब हुआ था, तो 1982 में शामिल हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन जो है आपका, उसमें भारत कब सम्मिलित हुआ, तो 1982 में हुआ था, ओके। चलिए अगला है 20 मीटर सेमी फोकस दूरी एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ये भी PYQ है। अगला है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आवृत्ति पर निर्धारित करती है, आवृत्ति, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर जाना चाहा जाए तो ध्वनि का तरंग धैर्य जो है इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ध्वनि का तरंग धैर्य आपका सबसे ज़्यादा क्या का कंफर्ट आंसर है, ये है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे डिपेंड करती है, तो आवृत्ति पे करती है, ओके। और आवृत्ति और तरंग धैर्य को देखा जाए तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। तो अगर असर पड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ध्वनि का तरंग धैर्य, आंसर यही हो जाएगा बी। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है, तो फोटोवोल्टिक सेल। अगला है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है रोलिंग घर्षण में। अगला है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर जो है किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो जैसे देखेंगे बॉल जो आता है तो गोलकीपर क्या करता है, पहले हाथ पीछे खींचता है और पकड़ता है ना। तो इससे क्या है कि वो वेग को कम कर देता है उससे, जैसे न्यूटन का आपका कौन सा नियम हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि थर्ड लॉ, तो संवेग परिवर्तन दर को कम करने के लिए, ठीक है। अच्छा न्यूटन का प्रथम लॉ क्या है, तो जड़त्व का नियम है ना। और दूसरा आपका कौन सा है, तो F बराबर ma है। और तीसरा आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि धनुष छोड़ेंगे आप, तीर छोड़ेंगे धनुष से तो आपको भी थोड़ा सा लगता है, चाहे गन से बंदूक जो गोली निकलती है तो पीछे की तरफ झटका देता है, वो भी आपका क्या हो गया, थर्ड लॉ में आता है आपके किसके, न्यूटन के। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो आवेशित कौन सा हो जाएगा, अल्फा किरण। बीटा जो है आपका क्या है, ऋणात्मक है। और गामा तो न्यूट्रल ही होता है। चलिए अगला है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए होगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो घर्षण बल किसमें आपको मिलेगा, तो जैसे गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, जब गतिज ऊर्जा होगी और ऊष्मा प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, घर्षण बल होगा ना। चलिए अगला है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है तो अचानक दाईं ओर
एक तेज मोड़ लेती है। तो अगर बस जो है दाईं ओर मुड़ेगी ना, तो यात्री कहाँ मुड़ेंगे? बाईं ओर, उल्टा की तरफ बैलेंस होने के लिए, तो बाईं ओर झुकेंगे ये। अगला है, वो नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है ना। एक एक संगीत, अच्छा, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति जो है आगे की ओर झुकते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो भी ध्यान रखिएगा, जड़त्व के नियम से होता है। एक संगीत कार्यक्रम के ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले, एक संगीत कार्यक्रम वाला है, ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले वो क्या करता है? एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश कर रहा होता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो ठीक क्या करना चाह रहा है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ वो सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिला रहा होता है। ठीक है। अगला है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मिट्टी का तेल। चलिए अगला देखते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, है ना, Al2O3 ZnO। आपका है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो जलवाष्प, CO2, उसके बाद आपको मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हो जाएंगे। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो AB यानी कि बॉक्साइट। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान जो है 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक जो होते हैं, 7+ जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, और जो आपका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन, जैसे कि पानी, शुद्ध पानी। अब इसमें दिया है क्षारीय हो जाएगा, तो 7 से अधिक। ओके। अच्छा, कुछ जो pH मान है वो चाहे तो आप याद करके चल सकते हैं, जैसे कि पूछा जाता है बार बार नींबू का, तो नींबू का क्या है? 2.2 है ना, नींबू 2.2। इसके बाद सिरका का पूछा जाता है, तो सिरका का भी याद रखिएगा, सिरका का हो जाएगा 2.4। इसके बाद मानव मूत्र का क्या होता है? तो 6.4। और रक्त का क्या होता है? तो वो होता है आपका रक्त का होता है 7.4। ओके। और दूध का कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, दूध का हो जाएगा आपको 6.4, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो मूत्र का जो होता है 5.5 से 6.5 तक होता है। दूध का याद रखिएगा 6.4 हो जाएगा, और रक्त का 7.4 हो जाएगा। ठीक है। और सिर का हो ही गया 2.4, रक्त हो ही गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यही आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला ही गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये भी सही है। जो निकालते हैं ना अपन द्रव्यमान की संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उसमें भी समझ में आता है ये। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। कपास गर्मियों के कपड़े के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह नमी अवशोषित करता है, जल को अवशोषित तो करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक क्या है? तो ये सिंथेटिक फाइबर होता है। तो इसका एक एक जो स्टेटमेंट है, इसका आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा, है ना। इसके अगर जाना चाहे तो उपयुक्त तो सभी गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इसको इस सारे स्टेटमेंट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कपास तो गर्मियों के लिए यूज होता है। कपास के कपड़े जो होते हैं उन्हीं का वो सूती कपड़े, कॉटन कपड़े। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो जैसे कि दिया है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है क्या? तो नहीं। जैसे हीरे का देखेंगे अष्टफलकीय होता है, आपका ग्रेफाइट क्या होता है? षटफलकीय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। उनकी कठोरता समान होती है? नहीं, हीरा ज्यादा कठोर होता है, ग्रेफाइट कम होता है इससे। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? नहीं। तो आपका वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, ये ऑलरेडी PYQ में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो A और C दोनों हो जाएगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन। पानी जो है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस। अगला है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो कौन सा है? तो बैक्टीरिया जो है अपघटन का काम करता है, अपघटित करता है बैक्टीरिया।
अगला है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात में पौधे मुक्त करते हैं। अगला है कीट भक्षी पौधे जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी में होते हैं? तो ये नाइट्रोजन की जहाँ कमी होती है, जैसे दलदली स्थल होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे ये कीट भक्षी पौधे देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की जो कमी है ना उसको पूरा करने के लिए ये लोग कीट का भक्षी करते हैं, यानी कीट खाते हैं। इन्हें घटपर्णी भी कहा जाता है। और अगर भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में आपको घटपर्णी जो है आपके पौधे देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला है पौधे की तना जो है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और में मदद करता है। तो भोजन भी वितरित करने में मना करता है और मदद करता है, और भोजन भंडारण में स्टार्च मंड के रूप में जो है आपका भोजन को जो है भंडारित भी करता है। देखिए वैसे तो पौधे को आकार देने का भी कार्य करता है, लेकिन इसमें हो जाएगा ये, क्योंकि भोजन वितरित करने और भंडारित करने का दोनों का काम करता है। ये आगे है आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें और संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर भी आपका जो है संगत होना चाहिए। P/Q ही है। अगला है पीयूष ग्रंथि स्थित है, तो मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं, और ये आपका मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस किरणों का जो है उपयोग किया जाता है, तो पाराध्वनिक किरणें होती हैं जो रिटर्न आके सुनाई देता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा सी। सार्वभौमिक स्वीकार्य ग्रह कौन सा है, तो ए भी हो जाएगा, जो सभी रक्त को जो है स्वीकार कर सकता है, और एक किसको है, सभी को दे सकता है, सॉरी ओ। आगे है निमोनिया एक संक्रामक है, तो निमोनिया किसका संक्रामक है, फेफड़े का। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होते हैं। कौन सा गैसीय चक्र जो है जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होते हैं, तो ये फास्फोरस नहीं होता है, बाकी जैसे कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन चक्र होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य होता है। देखिए बिबग्योर लिखेंगे, है ना, बिबग्योर, यहाँ आर है, तो आर का क्या होता है, लेमडा ज्यादा होता है, ठीक है, तो सबसे लेमडा कम किसका होगा, वायलेट कलर का। ओके, और फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होता है रेड का, तो ज्यादा किसका होगा, विबग्योर का। तो इसमें पूछा गया है क्या, लेमडा, तो लेमडा सबसे ज्यादा रेड का होगा, तो सबसे कम किसका होगा, आपका बैगनी किरण का। अच्छा, इसमें रक्त विकिरण, पराबैंगनिक विकिरण और दृश्यम विकिरण दिया है, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए पराबैंगनिक विकिरण का। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी आपकी 8वीं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली को, तो ये 1990 आपका 91 से 92 के बीच में आया था, तो 1992 1993 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी, तो ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे, तो साहित्य का भी सुने क्या, नहीं था ना, तो विकास आत्मनिर्भरता आधुनिकीकरण ये सब थे, 1 2 3 हो जाएगा, बाकी आपका साहित्य का कभी नहीं किया गया था। चलिए अगला है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो कौन करता है, NSSO करता है ना। इसके बाद जैसे कि नेशनल सर्वे ऑफ एक सेकंड इसका देख ही लीजिए, NSSO, तो नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस, है ना। चलिए आगे देखते हैं भारत और 1929 में जो अमेरिका की वजह से लगा था, तो है ना 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जितने भी दिए गए हैं ना प्रभाव वो सभी सही हैं। जैसे कि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, तो वैसे भी किसी भी जगह महामंदी आती है पूरे विश्व में, जैसे कि 2008 का आया था, तो होता ही है ये। मंदी ने भारतीय खेतिहारों किसानों आयात और निर्यात के प्रतिकूल प्रभाव पड़ाया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था के कैसे एकीकृत हो गई थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको जूम कर देती हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्या है कि सारे इसमें सही दिए गए हैं। ओके, कब का, तो महामंदी जो है 1928, ये भी सन भी याद रखिएगा कब आया था, 1929। अगला है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश
को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? तो जो ये 90 वाला आदेश था उसको वैधता कब प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1992 में। ओके, अगला है एंगस मेडिसन की पुस्तक जो है दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो 32%। कौन से? तो एंगस मेडिसन ने पुस्तक लिखी है दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार। ठीक है, कितना? तो 32%। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा। ठीक है, अगला है भारत की जीएसएलवी परियोजना किससे संबंधित है? तो जीएसएलवी जो है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ये इसरो के द्वारा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इसका हम आंसर बस देखते जाएंगे। जैसे कि इसका हो जाएगा 2 और आपका इसका 130 का हो जाएगा आपका 1/6। इसके बाद इसका हो जाएगा आपको बी। ओके, अगला है इसका आंसर हो जाएगा आपको 160। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा आपको 10 और 6 सेंटीमीटर। अगर ये वाला क्वेश्चन ट्रेन वाला सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1/3। चलिए अगला देखते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3972। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 380। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इसको देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन कौन थे? तो शिव कुमार और रामानंदन थे। ठीक है, अगला है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो राम प्यारी था। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जा रही है, तो ये बांकीपुर जेल में भेजे गए थे ऑपरेशन जीरो के तहत। अगला है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से राज्य में है? जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति बिहार में है। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसमें हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था ये। ओके, बी। अगला है गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में किस वर्ष भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? तो ये 1917 में हुआ था। अगला है 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में ने रोक लगाई, तो ये किस पे रोक लगाई थी? तो देखिए ये कहीं पे आंसर मिलेगा बेट बेगारी पे, कहीं पे मिलेगा खूट कट्टी भूमि व्यवस्था पे, है ना, और कहीं पे मिलेगा वन उत्पादन के स्वतंत्रता उद्योग पे। तो ये सभी वैसे किए गए थे। इसमें अगर सबसे ज्यादा में देखने जाया जाए तो ये हो जाएगा आपको बेट बेगारी पर, है ना, वैसे उसको आप भी देख लीजिएगा। अगला है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ये 1946 की बात है। किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने कहा था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बैठक कहाँ की गई थी? पटना में। तो पटना 1934 नरेंद्र देव और आपके कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1934 ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा जो है प्रांत निर्माण हुआ, किसके नेतृत्व में? तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इनको आधुनिक बिहार का जनक, बिहार के निर्माणकर्ता सभी कहा जाता है। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, अब यहाँ देखिए सेट नंबर 12 का जो है 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो 11 और 12 इस वीडियो में हमने किया कंप्लीट। आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग बताइएगा कोई क्वेश्चन में अगर गलती हुई हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।